नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टेनोग्राफर सब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक अगला पड़ाव होता है। जब कोई भी कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो इसके बाद कुछ स्टेजेस रहती हैं जो उसे और क्लियर करनी पड़ती है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक बहुत ही अहम रोल होता है दोस्तों। तो श्योर करें कि आप इस तरीके की कुछ गलतियां ना करें ताकि आप इजीली इस चीज़ से आगे निकल जाएं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना कठिन काम नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कि आप चीज़ें सही उनके सामने दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको इसके माध्यम से बताने जा रहा हूं जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप इसमें डेट देख सकते हैं 13/5/2022, जो कि मुझे रेलवे की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और मैंने अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए और उसमें मैं सफल रहा। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टेनोग्राफर सब। तो दोस्तों, बात कर ले, ये जो वैकेंसी है वो CEN 03/2019, जिसे मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के नाम से आई थी। तो इसमें स्टेनोग्राफर की भर्ती थी जिसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ निजी जानकारी है जो किन्हीं वजह से छिपाई है ताकि वो सार्वजनिक ना हो। तो इस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए आपको बता दूं दोस्तों, ये 2-3 महीने पहले का है, जो कि अभी नया नया इनका जो ई-कॉल लेटर आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं। जो भी नई भर्तियां हैं, जैसे आप NTPC या ग्रुप डी के लिए देने जाएंगे तो आपको इसी तरह की चीज़ें सामने आएगी। तो हम पढ़ सकते हैं। पहले तो हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है उनकी ओर से। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, teaching skill test and performance test, whenever called and appeared, you are provisionally shortlisted for document verification certificates and genuineness of candidature and medical examination as per eligibility against, ये भर्ती क्रमांक दिया गया है। अकॉर्डिंगली यू आर एडवाइज टू अपीयर इन पर्सन ऑन डेट। तो दोस्तों, आप डेट भी देख सकते हो। आपको इसके माध्यम से एक वेन्यू भी बताया जाता है जहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और इसके साथ आपको एक टाइमिंग दी जाती है। तो दोस्तों, उस तय समय में आपको पहुंचना रहता है और अपने डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रोड्यूस करने होते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने भी किए थे। तो ये आपको वेरीफाइड की जो सील दिख रहे हो सर, वो सबसे लास्ट में लगाई जाती है उनके द्वारा। और इसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो पहला पॉइंट हम देखते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड कलर स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले इसका एक पोर्टल होता है दोस्तों, जिसमें कि आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेके जाने वाले हैं तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना होता है, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस होती है। किसी भी साइबर कैफ़े से आप करवा सकते हैं, जो कि 10 दिन पहले एक्टिवेट होता है। आपका जो भी साइट होता है आप उस पर जाके ये अपलोड कर सकते हैं। आपको साइट भी मेंशन की होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा दूँ 2 सेकेंड। ये देखिए, ये जो साइट है ये इसी की दी हुई है कि आप डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो you must also bring the 2 sets of clear and legible self attested photocopies। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उनकी आप कम से कम 4 फोटोकॉपी लेके जाइए, क्योंकि 2 तो वही जमा कर लेते हैं। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो आप उस टाइम पे घबराए नहीं और इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देख सकते हो आपको 3 या 4 फोटोकॉपीज़ लेके जानी है। जितना वो कहे उनसे 1 या 2 ज़्यादा ही लेके जाइए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको मैं बता दूं दोस्तों। इन सब डॉक्यूमेंट के साथ ये ई-कॉल लेटर भी आपका लगता है, तो ई-कॉल लेटर को निकालना मत भूलें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल, मतलब आपकी जो 10th एग्ज़ाम है उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को मैंडेटरी रहता है, क्योंकि उसमें बर्थ ऑफ डेट रहती है। और दोस्तों, जिन स्टेट में
10th की मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो सर्टिफिकेट भी आप लेके ही जाएं, वरना आपको वहाँ पे परेशान किया जाता है। ये कई कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सर्टिफिकेट भी अपना साथ में रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं 10th + 2, मतलब आपकी इंटर या हायर सेकेंडरी 12th जिसे हम बोलते हैं, वो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और यूनिवर्सिटी डिग्री, और अगर आपने डिग्री की है या आपके पास कोई प्रोविज़नल डिग्री है, तो जब तक डिग्री नहीं आ जाती तब तक आप प्रोविज़नल डिग्री से वहाँ पे काम चला सकते हैं, तो आप इसे भी साथ में कैरी कर सकते हैं। अदर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, और जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था, इस भर्ती के लिए आप कंप्यूटर के भी कुछ डॉक्यूमेंट रख सकते हो, तो आप वो भी ले जा सकते हो, या इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी दोस्तों, ये आपके ऊपर है, आपको उन्हें बताना है या नहीं। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं हम द एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों इसमें सीधा सा मतलब है, आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करेंगे, उन डॉक्यूमेंट में इशू ऑफ डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये चीज़ नहीं होती है तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान किया जाएगा कि जिस भी हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन से आपने ये कोर्स या मार्कशीट ली है, आप वहाँ से लिखवा के लाएं और जो रिज़ल्ट की डेट है वो मेंशन करें। तो इससे परेशान होने से अच्छा है कि आप पहले ही चेक कर लें और ये काम भी करा ही लें। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है ST/SC सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज़ पर एनेक्चर 1। दोस्तों जो भी कैंडिडेट है SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो रेलवे अपना फॉर्मेट जारी करता है, उसमें आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो वो आपको ले जाना मैंडेटरी रहेगा। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी इसी प्रकार का एक फॉर्मेट जारी करता है, तो OBC कैंडिडेट जितने भी हैं उन लोगों को ये बनवाना मैंडेटरी रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इनकम एंड एसेट। दोस्तों जो भी EWS कैटेगरी से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ होती है, उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप EWS से हैं तो ज़रूर पहले ही बनवा के रख लें। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम आते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। जिन भी कैंडिडेट ने, इसका सीधा सा मतलब है जिन भी कैंडिडेट ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब जिन्हें फॉर्म भरते टाइम शुल्क में जो छूट प्राप्त हुई थी, जिन लोगों ने भी इसका उपयोग किया है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना भी ज़रूरी है। आपको कहा जाएगा तो आप इसको भी बनवा लें अगर आपने EBC कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो। दोस्तों फिर इसके बाद आप देख लीजिए, यह है एक्स सर्विसमैन के लिए कि उनकी जो बुक होती है, एक्स सर्विसमैन बुक, आइडेंटिटी कार्ड, और पिछला जहाँ पे वो काम करते थे उसकी डिटेल्स मांगी जाती है। और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप अभी भी कार्यरत हैं तो आपको वहाँ से एक NOC प्रोड्यूस करवाना होता है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही जमा किया जाता है। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें और समय से पहले ये काम करा लें अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं तो। अगला हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं जो हैंडीकैप्ड या PWBD कैटेगरी से सेलेक्टेड हुए हैं, उनके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो कि रेलवे अपने फॉर्मेट जारी करता है, उसमें आपको बनाना मैंडेटरी होता है। तो आप अनिवार्य रूप से उस सर्टिफिकेट को बनवा लें। हेड ऑफ अथॉरिटी जो भी हो आपके यहाँ पे, उनसे आप बनवा के वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्त, अगर आप किसी अन्य जॉब या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी जॉब में है, तो आपको उस विभाग से NOC जारी करवाना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ देना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जो दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखें। अगला हम देखते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी। दोस्तों जितने भी लोग हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक फॉर्मेट दिया जाता है, तो उसमें आपको इस सर्टिफिकेट को बनवाना ज़रूरी है, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर बनता है। दोस्तों इसकी जानकारी आपको कोर्ट से मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर ये बनवा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं, अगर आपके नाम में कोई भी फॉर्मल चेंज है, जैसे बाद में आपके नाम में कुछ ऐड होता है, तो इसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट आपको पेश करना होता है। तो अगर आपके नाम में चेंज हो तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हो तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर ली जाए, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर। दोस्तों इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है, अगर आप इंडिया के बाहर की सिटीजनशिप रखते हो तो आपको एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप इंडिया से बाहर के हो। अगर आप इंडिया में ही रहते हो तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगला देखते हैं, डिक्री ऑफ डिवोर्स। दोस्तों ये है उन लोगों के लिए जिनका डिवोर्स हुआ है, तो उनको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है और जो भी है आपका स्टेटस भी बताना होता है। तो इस चीज़ को जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला देख लेते हैं, अगर जितने भी विडो कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों के लिए जो आपका स्पाउस है उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये लेकर जाएं। दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर ली जाए तो जितने भी आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट है या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। और इसके बाद बात कर ली जाए आगे की, तो दोस्तों आपको कोई भी लेटेस्ट 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना होता है, लेकिन मेरी सलाह है आपको आप 3 से ज़्यादा ही लेके जाएं, कई बार ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कम से कम 8 फ़ोटोग्राफ आप लेके ही जाएं। और फिर आपके जितने भी कॉल लेटर है जो कि हुए हैं, जैसे आपका एनटीपीसी वालों का प्री और जो कि मेंस हुआ है, तो आप इनके जो कॉल लेटर इश्यूज़ हुए थे तो वो आप लेके जाएं। अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको आपकी डेट और शिफ्ट पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जब उस टाइम पे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखते हैं, जो नोट करते हैं, शुरू में जो लाइनें होती है आपको वहाँ पे वही लाइनें आपसे लिखवाई जाती है और मैच किया जाता है कि कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ लोग इस वजह से पैनल में नाम नहीं आया है उन लोगों का, तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और अगली बात कर ली जाए, आपके आधार कार्ड की बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको ले जाना कंपलसरी है। और जैसा कि मुझे पता है सभी लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा है, तो इस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ़ मेड थ्रू चालान एट SBI ब्रांच और पोस्ट ऑफिस, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चालान के माध्यम से फॉर्म भरा है तो आपको उसकी कॉपी लेके जाना है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर ली जाए, इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस अबाउट मेंशन्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर कैंडिडेचर इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। दोस्तों इसमें साफ साफ बताया गया है कि ऊपर जितने भी डिज़ायरेबल आपसे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जितने भी मेंशन किए गए हैं, वो आपको प्रोड्यूस करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो उम्मीदवारी है उसको रद्द किया जा सकता है। और अगला पॉइंट हम देख लें, it may be noted that merely calling a candidate for document verification and medical examination does not in any way entitle him and her to an appointment in railways। दोस्तों ये चीज़ तो आपको ज्वाइनिंग लेटर में भी मिलेगी कि अगर आपको रेलवे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये चीज़ काम की तो नहीं है, लेकिन आपको बार बार एहसास कराया जाता है कि आप अभी सेलेक्टेड नहीं हो, तो इस चीज़ को आप भूल भी सकते हैं। अगली बात कर ली जाए, फॉर ST/SC कैंडिडेट्स द फ्री ट्रैवल अथॉरिटी इज़ प्रोवाइडेड हियर विथ। दोस्तों जो भी ST/SC कम्युनिटी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए फ्री पास दिया जाता है। तो जितने भी ऐसी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ का लाभ उठाएं। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट नीड टू अटेंड मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूली पेइंग फॉर 24 टूवर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस। दोस्तों इसमें बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अगले दिन मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जो कि इन्हीं के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे बुलाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस मेडिकल वाले दिन ही आपसे एक 24 रुपये की रसीद काटी जाएगी, जो कि आपकी मेडिकल की रसीद होगी, जिसको आपको संभाल के रखना होता है अगले दिन के लिए। तो आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ आप 4 से ज़्यादा दिन स्टे करने के लिए
अपनी सुविधा देख लें, क्योंकि मेडिकल में कभी कभी टाइम लग जाता है दोस्तों। मोस्टली तो 2 दिन में हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत आने पर 2 से 3 दिन का भी टाइम ले लिया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको अपने खर्चे पर ही करना होता है। इसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका अगर एग्ज़ाम हो या कुछ आपकी तबीयत ख़राब हो, तो इसके लिए एक बिग डेट भी दी जाती है दोस्तों। जैसे कि पॉइंट नंबर 8 में आप देख सकते हैं, ब्लॉक डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर अब्सेंस कैंडिडेट। अगर आप कैंडिडेट इसके लिए अब्सेंस रहते हैं तो आपको एक ब्लॉक डेट दी जाती है, जो कि आप देख सकते हैं 13 जून 2022 की, जो कि मुझे दी गई थी, लेकिन मैं समय पर पहुंचा तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप नहीं जाते हैं तो जैसे अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो तो आपको उसका एडमिट कार्ड दिखाना पड़ता है उन लोगों को, और अगर आप बीमार हो तो आपको एक मेडिकल बनवा के ले जाना रहता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप तय समय पर ही पहुंच जाएं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, मुझे 3 जून 2022 को बुलाया था, जिस दिन मेरा डीवी था। इसके बाद मेरा मेडिकल हुआ और मेरी जो ब्लॉक डेट है वो 13 जून 2022 को दी गई थी। मोस्टली कैंडिडेट को यही दी गई थी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं दोस्तों जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचते। और आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो ये समझ लीजिए आपकी जॉइनिंग तय है। लेकिन अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखा जाए तो भविष्य में ग्रुप डी, एनटीपीसी काफ़ी लोग हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल होने वाले हैं। तो उन दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हो कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिया जाता है उसे फिल करने के लिए आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसे फिल करने की एक डिटेल्ड वीडियो बना के आप लोगों के सामने ला दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल स्टेनोग्राफर्स हब को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और दोस्तों, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। मैं सभी कमेंट देखता हूं, तो आप जल्द से जल्द कमेंट करें तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। नमस्कार दोस्तों।